हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग पैराडाइज लॉस्ट के बुक 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पैराडाइज लॉस्ट पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। एक में तो हम पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 को डिस्कस कर रखे हैं और एक और वीडियो में पैराडाइज लॉस्ट की जो पूरी कहानी है ना उसको शॉर्ट में डिस्कस कर रखे हैं। तो ये 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पे। ये तीसरी वीडियो है पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड जो कि हम अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद हम पैराडाइज लॉस्ट के बुक 9 पे भी वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नोट्स रेडी है बुक 9 का और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी बुक 9 पूछा जाता है, इस वजह से वो अपलोड करेंगे। फिर पैराडाइज लॉस्ट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक, उसके बाद सैटर्न का कैरेक्टर स्केच, ये दोनों भी एक वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो अगर पैराडाइज लॉस्ट आप लोग के सिलेबस में है और जो 4-5 वीडियो हम पैराडाइज लॉस्ट पे अपलोड करेंगे उसमें से कोई भी अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। ये जो नोट्स हम रेडी किए हुए 5-6 पेज का रेडी किए हुए हैं। नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी इजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आए और आसानी से याद भी हो जाए। ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 की कहानी पढ़ने से पहले या पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग पैराडाइज लॉस्ट के बुक 1 के बारे में ऑलरेडी पढ़ लो क्योंकि कहानी पार्ट वाइज है। पार्ट 1 देखोगे तभी पार्ट 2 समझ आएगा कि कैसे कहानी आगे बढ़ी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक पोएम है, इट मीन्स कहानी के फॉर्म में लिखी गई कविता है। रिटन बाय द ग्रेट इंग्लिश पोइट, जिसको कि लिखा गया है महान इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, और इसको जो पहली बार पब्लिश करवाया गया 1667 में पब्लिश करवाया गया और इसमें 10 बुक तभी थे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1667 में इसको पहली बार तो पब्लिश करवाया ही गया, इसको सेकेंड टाइम फिर से पब्लिश करवाया गया 1674 में। तब इसको 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया गया जिसमें कि बुक नंबर 7 और 10 को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस वजह से 2 बुक 1674 में बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। This epic solidifies Milton place as one of the greatest English poet of all time। और ये जो वर्क है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, वो ना जॉन मिल्टन को ग्रेटेस्ट पोइट बनाता है ऑल टाइम का। मतलब वर्क जो है पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन को महान पोइट बनाता है हमेशा के लिए। द पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 12 बुक्स, हम लिख रखे हैं कि पोएम में जो है 12 बुक शामिल है, एंड मोर देन 10,000 लाइन ऑफ ब्लैंक वर्स, और इस बुक में ना 10,000 से भी ज़्यादा लाइन्स शामिल किया गया है और वो सारा लाइन्स जो है ना ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स का अर्थ हो जाता है कि इस तरीके से पोएम को लिखा गया है जिसमें कि कोई भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया हो। इट इज़ ए टेल ऑफ द फॉल ऑफ मैनकाइंड। ये जो कहानी है पैराडाइज लॉस्ट वो फॉल ऑफ मैनकाइंड, इट मीन्स किस तरह से मानवता का पतन होता है ना उसके बारे में कहानी है। कि द मोमेंट की उस क्षण के बारे में है व्हेन एडम एंड ईव वेयर टेम्प्टेड बाय सैटन टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। कि कैसे ट्री ऑफ नॉलेज का जो फ्रूट था ना वो मना था खाने के लिए एडम और ईव को, लेकिन सैटन जो है ना वो क्या करता है, लालच देता है, उकसाता है एडम और ईव को, और इस वजह से एडम और ईव जो है ट्री ऑफ नॉलेज का वो फ्रूट खा लेते हैं। एंड गॉड पनिश देम, और इसी वजह से भगवान जो है एडम और ईव को पनिश करते हैं, सजा देते हैं आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन फॉर एवर। और भगवान क्या करते हैं, एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से हमेशा के लिए, इट मीन्स स्वर्ग से हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। द पैराडाइज लॉस्ट इज सिमिलर टू द बुक फ्रॉम विच मिल्टन टेक्स मच ऑफ हिज स्टोरी, द बुक ऑफ जेनेसिस, द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल। कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ना वो सिमिलर है उसी बुक से जिससे कि मिल्टन अपनी ढेर सारी कहानी लिए हुए हैं, जिसका कि नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस। द बुक ऑफ जेनेसिस से ना जॉन मिल्टन ढेर सारी कहानी लिए हुए हैं, और ये जो हम लोग का प्रेजेंट स्टोरी है पैराडाइज लॉस्ट की ना वो भी बुक ऑफ जेनेसिस से ही ले रखे हैं, जिसको कि पहला बुक माना जाता है बाइबल का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पैराडाइज लॉस्ट की कहानी जो है कहाँ से ली गई है, द बुक ऑफ जेनेसिस से ली गई है जो कि फर्स्ट बुक है बाइबल का। थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेशली पोइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तभी आपको पोइट के बारे में इतना बड़ा सेक्शन लिखना है, वरना आप 2-3 लाइन भी लिखोगे तो काफ़ी होगा, जो कि हम स्टार्टिंग में मेंशन किए ना, तो वहाँ पे 1-2 लाइन और बढ़ा दोगे पोइट के बारे में। और बाकी ये सेक्शन हम थोड़ा बड़ा इसलिए रखे हैं कि अगर पोइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखो ये वाला सेक्शन, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोइट से रिलेटेड आ जाए तो थोड़ा बहुत आपको पोइट के बारे में पता होना चाहिए। इस वजह से ये सेक्शन हम मेंशन कर रखे हैं। जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोइट। जॉन मिल्टन जो थे इंग्लिश पोइट थे, अंग्रेजी के कवि थे, एंड कॉमनली कंसिडर्ड, और प्रायः
जाने जाते हैं, माने जाते हैं। वन ऑफ द प्रेमिनेंट राइटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के एक महान, प्रेमिनेंट इट मीन्स हो जाता है श्रेष्ठ राइटर के रूप में जाने जाते थे। वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल मैन ऑफ हिज टाइम, और अपने टाइम के सबसे ज्ञानी आदमियों में से एक थे। ही वॉज फ्लुएंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड इटालियन, राइटिंग हिज वर्क्स इन ऑल ऑफ दिस लैंग्वेज। वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट थे। फ्लुएंट मीन्स हो जाता है ना कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बहुत सारे लैंग्वेज जिसमें कि शामिल है इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, और अपने सारे वर्क्स को ना इन सभी लैंग्वेज में वो लिखते थे। एमंग हिज वर्ल्ड फेमस वर्क्स इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क्स में शामिल है, पहला जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट, उसके बाद है एरोपैजिटिका, और सबसे आखिरी वर्क जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में रहता है जिसका कि नाम है लाइशिडास। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑथर, इनको माना जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इनकी व्याख्या की जाती है ग्रेटेस्ट ऑथर के रूप में, सबसे महान लेखक के रूप में, बाय बायोग्राफर विलियम हैले। विलियम हैले जो कि बायोग्राफी लिख रखे हैं इनकी, वो ग्रेटेस्ट ऑथर बताते हैं जॉन मिल्टन को। पोइट सचेज, और जो कवि हैं जैसे कि विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड थॉमस हार्डी जो है वो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन मिल्टन, ये लोग जॉन मिल्टन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का समरी वाला सेक्शन आता है, समरी के बाद कंक्लूजन आएगा। समरी से आप लोग को पैराडाइज लॉस्ट के बुक 2 की कहानी क्लियर हो जाएगी, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 2 में क्या कहानी है, फिर कंक्लूजन, और उसके बाद हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। पैराडाइज बुक 2 स्टार्ट्स विथ सैटर्न, पैराडाइज बुक 2 जो है स्टार्ट होता है सैटर्न से, सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, जो कि अपने थ्रोन पे, अपनी राजगद्दी पे बैठा हुआ है, आफ्टर थ्रोन आउट ऑफ हेवन टू हेल अलॉन्ग विथ हिज कंपेनियन, कि जब सैटर्न को मतलब हेवन से, स्वर्ग से हेल में भेज दिया जाता है, हेल में फेंक दिया जाता है स्वर्ग से निकाल के, तो वो अपने कंपेनियन के साथ, अपने साथियों के साथ ना वही नर्क में, हेल में बैठ के मीटिंग कर रहा है गद्दी पे। इसी सीन के साथ पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 जो है स्टार्ट होता है। ही एड्रेसेस हिज लीजेंस, वो अपने लीजेंस इट मीन्स फौज या फिर सेना को एड्रेस इट मीन्स हो जाता है संबोधित करता है, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि ही स्टिल होप्स टू रिगेन हेवन, कि उसको अभी भी उम्मीद है कि वो लोग हेवन को दोबारा पा सकते हैं, दोबारा हेवन पे शासन कर सकते हैं, भगवान को हरा सकते हैं। भगवान जो है ना सैटर्न को और सारे उसके साथियों को हरा कर, इट मीन्स वो लोग राक्षस थे तो उनको हरा कर क्या किए थे, हेल में भेज दिए थे, नर्क में भेज दिए थे। और यहाँ पे फिर से नर्क में मीटिंग हो रही है, सैटर्न और सारे साथी लोग उसके बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे फिर से हेवन को पाया जा सकता है। ही सेज दैट, यहाँ पे सैटर्न कहता है कि नाउ दे मस्ट डिबेट अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू फाइट गॉड, कि अब उन लोगों को डिबेट करना चाहिए, बात करना चाहिए, एक दूसरे से विचार विमर्श करना चाहिए कि कैसे वे लोग सबसे इफेक्टिव वे से, इट मीन सबसे प्रभावशाली तरीके से ना भगवान से लड़ाई लड़ सकते हैं। 4 ऑफ द डेविल्स स्पीक, तो उस टाइम ना 4 डेविल, 4 जो राक्षस होते हैं ना अपना राय देते हैं कि कैसे उन लोग भगवान से लड़ सकते हैं। ये चारों राक्षस का नाम, चारों डेविल का नाम आप लोग को याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो डेविल रहता है जो कि अपना राय देता है, फर्स्ट स्पीकर जिसको कि कहा जाता है, उसका नाम है मोलोक, दूसरा है बलियल, थर्ड है मैमन, और सबसे आखिरी जो है स्पीकर रहता है जो अपना राय देता है उसका नाम है बेल्जेबब, और इसी के राय को फॉलो किया जाता है, इस वजह से इसका राय इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पहला स्पीकर का नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पहला स्पीकर कौन था, और वैसे तो इन चारों के बारे में ध्यान रखते हो तो बेस्ट रहेगा। Each speaker offers a different attitude concerning a solution for their hellish predicament। अब जो सारे स्पीकर है, इट मीन जो ये चारों स्पीकर है ना, वो अपनी नरकी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग राय देते हैं। सबसे पहले जो है मोलोक, वो कहता है कि द स्पीकर प्रपोजेस ओपन वारफेयर ऑन हेवन, वो बोलता है कि हम लोग को सीधे डायरेक्ट ओपन युद्ध करना चाहिए हेवन से। तो मोलोक बोलता है कि हम लोग को ओपन युद्ध करना चाहिए। अब सेकेंड जो स्पीकर है बलियल, द सेकेंड स्पीकर इज नॉट इन फेवर ऑफ ओपन वॉर, ये ओपन वॉर के फेवर में नहीं रहता है, ये नहीं बोलता कि डायरेक्टली हम लोग को युद्ध करना चाहिए भगवान से। एंड सजेस्ट दैट, और ये सजेस्ट करता है कि गॉड कैन ऑलवेज पनिश देम, ये बोलता है सेकेंड स्पीकर कि गॉड जो है हम लोग को हमेशा पनिश करते हैं इन ए वर्ड्स वे, और वो बहुत बुरी से बुरी तरीके से पनिश करते हैं। इफ़ दे अटैक हिम अगेन, और अगर ये लोग दोबारा अटैक करेंगे, दोबारा आक्रमण करेंगे भगवान पे हेवन के लिए, तो भगवान फिर से इन लोग को पनिश करेंगे, ये ऐसा बलियल का कहना है। ही एडवोकेट्स, तो वो यहाँ पे वकालत करता है, वो बताता है कि दैट दे टेक नो एक्शन
सो एज टू अवॉइड फर्दर पेन। वो बोलता है कि हम लोग को कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहिए ताकि हम लोग को और ज़्यादा कष्ट का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो और भी ज़्यादा कष्ट ना हो, इस वजह से हम लोग को कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहिए। मैमन इज थर्ड स्पीकर। अब जो मैमन जो कि तीसरा स्पीकर है, ही सेज, वह कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट गॉड। वो बताता है कि भगवान को हराना तो इम्पॉसिबल है। ये तीसरा स्पीकर कह रहा है मैमन। ही आर्ग्यूज दैट, वो कहता है कि हेल में नोट बी सो बैड, कि जो हम लोग को हेल दिया गया है, भगवान जो हम लोग को स्वर्ग से निकाल के हेल में नर्क में भेज दिए गए ना, तो ये जगह भी उतनी बुरी नहीं है। दैट इट कैन बी लिवेबल, और ये रहने योग्य है, इवन कंफर्टेबल, और साथ ही वो बताता है ये तो कंफर्टेबल भी है, आरामदायक भी है। इफ़ ऑल द डेविल्स विल वर्क टू इम्प्रूव इट, कि अगर सारे डेविल्स सारे राक्षस मिलकर इसको इम्प्रूव करने में, हेल को ही अच्छा बनाने में काम करे ना, तो ये जगह भी रहने लायक हो जाएगी, ये जगह भी अच्छी है। ठीक है, तो ये थर्ड स्पीकर का राय रहता है। तीसरा वक्ता जो है मैमन, वो ये बोलता है। तो यहाँ पे एक हम लाइन यूज़ कर रखे हैं जो कि मैमन के द्वारा यूज़ किया गया था। द डेविल्स कैन मेक हेल देयर ऑन किंगडम, कि डेविल्स जो है हेल को अपना किंगडम बना सकते हैं। टू मिमिक हेवन, हेवन की नकल करके, मतलब हेवन जैसी सारी सुविधा वो हेल में भी ला सकते हैं, ऐसा मैमन का कहना था। इन द लास्ट, अब सबसे आखिरी में बेल्जेबब आर्ग्यूज दैट, बेल्जेबब अपना तर्क देता है, अपना दृष्टिकोण रखता है कि द ओनली वे टू सिक्योर रिवेंज ऑन हेवन, कि एक ही तरीका है कि हम लोग अपना रिवेंज भी ले सके या फिर हेवन को वापस प्राप्त कर सकते हैं, इज़ टू करप्ट गॉड्स न्यूएस्ट क्रिएशन मैन, कि भगवान का जो न्यूएस्ट क्रिएशन है, सबसे नई रचना है जो कि मानव है ना, उसको करप्ट कर दिया जाए, उसको भ्रष्ट कर दिया जाए। ऐसा बेल्जेबब यहाँ पे अपना राय देता है कि भगवान की सबसे जो नई संरचना है, मानव या फिर मनुष्य, उसको करप्ट कर देना चाहिए हम लोग को अपना रिवेंज लेने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, और ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन जो यूज़ किया गया था बेल्जेबब के द्वारा, seduce them to out party the fallen angels vote in favor of बेल्जेबब्स प्लान। अब ढेर सारे एंजल्स जो थे, जो मतलब राक्षस के फॉर्म में ही थे, तो वो लोग ना बेल्जेबब के प्लान का, योजना का, मतलब बेल्जेबब के प्लान के, बेल्जेबब के योजना के फेवर में रहते हैं, उसके पक्ष में रहते हैं कि हाँ हाँ सही राय दिया बेल्जेबब कि हम लोग ऐसे ही बदला ले सकते हैं। एंड बेल्जेबब आस्क, और यहाँ तभी बेल्जेबब कहता है कि हु इज़ बोल्ड इनफ टू ट्राई एंड फाइंड दिस न्यू वर्क, न्यू वर्ल्ड होगा यहाँ पे, कि कौन इतना ज़्यादा महान, मतलब बोल्ड है, साहसी है कि वो उस न्यू वर्ल्ड को, जहाँ पे मेन रहते हैं जिसको कि भगवान बनाए हुए हैं, उसको ढूंढेगा, कौन इतना साहसी आदमी है, ये बेल्जेबब बोलता है। सैटन स्टैंड्स अप, अब यहाँ पे क्या होता है, सैटन खड़ा हो जाता है एंड सेज, और कहता है कि ही विल लुक फॉर द न्यू वर्ल्ड, कि वह न्यू वर्ल्ड को, नई दुनिया को खोजने जाएगा जिसमें मानव रहते हैं, जिसमें मैन रहते हैं। द फॉलन एंजल्स ट्रीट्स हिम लाइक ए गॉड इक्वल टू द हाइएस्ट इन हेवन, और जो एंजल्स थे ना उस हेल में, वो सारे लोग ना सैटन को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम वही लाइन यूज़ कर रखे हैं एज ए कोटेशन। तो ऐसे कोई भी नोट्स आप लिखते हो ना, तो बीच बीच में कोटेशन यूज़ करते हो ना, कोई भी आंसर लिखते टाइम, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, बीच में कोटेशन मेंशन करने की कोशिश ज़रूर करना। सैटन बिगिन हिज जर्नी टुवार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल। अब सैटन जो है अपनी यात्रा शुरू करता है हेल के, इट मीन्स नर्क के गेट की तरफ जाता है, ताकि वो नर्क से बाहर निकल सके और भगवान के द्वारा जो नया वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, जिसमें कि मेन रहते हैं, भगवान की नई क्रिएशन रहते हैं, उसको करप्ट किया जा सके। तो इस वजह से सैटन अपनी यात्रा शुरू किया है। विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सराउंडेड बाय फायर, और जो हेल का गेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है और चारों तरफ से आग से घिरा हुआ रहता है। देर आर 3 ऑफ देम, और जो हेल में गेट है ना, वो 3 गेट है। 1 ब्रास, पहला जो गेट है वो ब्रास, इट मीन्स पीतल का है। 1 आयरन, दूसरा गेट आयरन, इट मीन्स लोहे का है। एंड 1 एडमेंटाइन रॉक, और थर्ड जो गेट है ना, वो एडमेंटाइन रॉक का है। देर आर 2 फिगर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द गेट, और इस गेट के, मतलब जो हेल का नर्क से निकलने वाला, बाहर निकलने वाला गेट है ना, उस गेट के दोनों साइड पे ना 2 फिगर रहते हैं, 2 राक्षस खड़े रहते हैं, हम लोग कह सकते हैं। द फर्स्ट इज हिज डॉटर शिन, और पहली जो फिगर है गेट पे जो खड़ी है नर्क के गेट के पास, उसका नाम है शिन, जो कि सैटन की ही डॉटर रहती है, सैटन की ही बेटी रहती है। ए बीइंग हुज अपर टॉर्सो इज दैट ऑफ ए ब्यूटीफुल वुमेन, एक ऐसी बीइंग है, एक ऐसी राक्षस है जिसका कि ऊपर का टॉर्सो, इट मीन्स हो जाता है अंग, इट मीन्स कमर से ऊपर का जो पार्ट है ना, वो एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी औरत के रूप में रहता है। बट लोअर बॉडी इज लाइक ए सर्पेंट, लेकिन जो लोअर बॉडी पार्ट है, इट मीन्स कमर से नीचे का पार्ट है ना शिन का, वो एक सर्पेंट, इट मीन्स एक सांप की तरह है। ऑल अराउंड हर वेस्ट, और उस शिन के
चारों ओर ना कमर पे आर हेलिश बार्किंग डॉग, वो नरकिया भौंकने वाले या काटने वाले कुत्ते हैं, भयानक से कुत्ते हैं। मतलब सिन के कमर के चारों ओर ना कुत्ता बना हुआ है जो कि बहुत खतरनाक सा है, नरकिया कुत्ता कहा गया है उनको। अब आगे है द अदर फिगर डेथ, और जो दूसरा फिगर गेट के पास है उसका नाम डेथ है। इज ब्लैक डार्क एंड शेपलेस, वो काला रहता है, डार्क रहता है और उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं रहती है। सैटर्न हैड ए सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिज डॉटर शिन, सैटर्न का ना अपनी बेटी शिन के साथ सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है एंड इम्प्रेग्नेंट था, और इससे जो शिन है वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। सी गेव बर्थ टू डेथ, और वो डेथ को जन्म देती है। ठीक है, समझ में आ गया कि डेथ जो है सैटर्न और शिन का बेटा रहता है। डेथ इवेंचुअली रेप्ड शिन, और डेथ जो है अपनी माँ शिन का ही रेप कर रखा है। हिज मदर वो गेव बर्थ टू दोज, और इसी के परिणाम स्वरूप जो उसकी माँ डेथ की माँ है ना शिन, वो जन्म देती है टू दोज हेल हाउंड्स, उन नरकिया कुत्तों को अराउंड हर वेस्ट। मतलब अपनी माँ का ही, फिर से यहाँ क्लियर हो गया कि डेथ रेप कर रखा है, इसी के परिणाम स्वरूप जो सिन है ना वो जन्म देती है अपने वेस्ट के चारों ओर जो नरकिया कुत्ते हैं ना उनको। दे हाउल एंड नो आउट हर इनसाइड, और वे जो कुत्ते हैं ना वो हाउल इट मीन्स गरजते हैं, चीखते हैं और वो अंदर से काटते हैं सिन को। सैटर्न परसुएट सिन टू ओपन द डोर, अब सैटर्न जो है राजी कर लेता है सिन को कि गेट खोलने के लिए नर्क का, विच सी डज, और फिर वो गेट ओपन भी कर देती है नर्क का। बट सी कैन नॉट क्लोज देम अगेन, लेकिन वो फिर से ना बंद नहीं कर सकती थी नर्क के गेट को। सैटर्न वेंचर्स फोर्थ इनटू द रिल्म ऑफ क्योस एंड नाइट, अब सैटर्न जो है आगे बढ़ते हुए क्योस और नाइट के क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, क्योस और नाइट भी एक तरह से डेविल है। द कंपेनियन दैट इनहैबिट द वॉइड दैट सेपरेट्स हेल फ्रॉम हेवन, मतलब हेल और हेवन एक दूसरे से अलग होते हैं ना, तो जिस क्षेत्र के द्वारा हेल और हेवन एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसी क्षेत्र में जो है नाइट और क्योस रहते थे। तो क्योस और नाइट जो है ना सैटर्न की हेल्प करते हैं। फ्रॉम क्योस, अब क्योस से सैटर्न लर्न्स दैट, सैटर्न को पता चलता है कि द अर्थ इज सस्पेंडेड फ्रॉम हेवन बाय ए गोल्डन चेन, कि जो अर्थ है ना वो गोल्डन चेन इट मीन्स हो जाता है एक सोने के चेन के द्वारा लटका हुआ है हेवन से, सस्पेंडेड का अर्थ हो जाता है लटका हुआ है। एंड ही इमीडिएटली बिगिन्स टू मेक हिज वे देयर, और ही इट मीन्स सैटर्न वहाँ तुरंत जो है अब रास्ता बनाने लगता है कि कैसे उसको अर्थ पे जाना है। उसके लिए जब उसको पता चल जाता है कि अर्थ कैसे लटका हुआ है हेवन से चेन के द्वारा। एज सैटर्न क्रिएट द पाथ, और जैसे ही सैटर्न जो है रास्ता बनाता है फ्रॉम हेल टू अर्थ, हेल से इट मीन्स नर्क से अर्थ पे जाने के लिए, सिन और डेथ भी जो है फॉलो हिम, उसका पीछा करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रॉड हाईवे, और ये दोनों मिलके ना एक चौड़ा रास्ता बनाते हैं उसका पीछा करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 की कहानी खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है कंक्लूजन वाला सेक्शन आएगा। दस इस प्रकार पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 जो है हम लोग का डिवाइड्स इनटू 2 सेक्शन, ये बुक जो है 2 पार्ट्स में 2 सेक्शन में बटी हुई है। द फर्स्ट इज द डिबेट एमंग द डेविल्स, पहले सेक्शन में दिखाया गया है डेविल्स के बीच, राक्षसों के बीच ना डिबेट दिखाया गया, कैसे वे लोग बातचीत कर रहे हैं, अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। एंड सेकेंड सेक्शन डील्स विथ सैटर्न वॉयज, और जो दूसरा सेक्शन है वो संबंधित है सैटर्न के यात्रा से आउट ऑफ हेल, कि कैसे वो हेल से इट मीन्स नर्क से बाहर निकलता है विथ सिन एंड डेथ, सिन और डेथ के साथ। टू करप्ट गॉड्स न्यूएस्ट क्रिएशन मैन, भगवान की नई क्रिएशन, भगवान की नई रचना मैन इट मीन्स मनुष्य को करप्ट करने के लिए कैसे जो है सैटर्न अपनी यात्रा शुरू करता है डेथ और सिन के साथ ना, ये जो है सेकेंड सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में इस बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।